एवरीवन, कैसे हैं आप? मेंस आंसर राइटिंग। देखो, जो लोग मेंस देने जा रहे हो उनमें से अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं, अधिकांश लोग जो हैं वो प्रॉपर आंसर राइटिंग कर ही नहीं रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं। कुछ लोगों का एक या दो आंसर कट जाता है तो उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं, उस डर से आंसर राइटिंग बंद कर दी है ना। है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। और बिल्ली सामने हो और कबूतर सिर्फ आंख बंद कर ले तो उसकी जिंदगी नहीं बचती है। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन तो आपके सिर पे है। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे और लिखेंगे भी। ऐसा तो है नहीं कि आप लिखने से बच जाओगे, और वहां कुछ से कुछ अगर लिख देंगे कोई मतलब नहीं है ना। फिर उसका लिखना तो है, क्योंकि गार्जियन के डर से या आप अपने ही एग्जाम क्रैक करने के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में तो जाएंगे ही ना। तो वहां क्या करोगे? लिखोगे ही ना। तो सवाल उठता है कि क्यों ना ठीक से लिखें। तो थोड़ी बेइज्जती पहले ही सही, लेकिन सह के अगर हम आंसर इंप्रूव कर ले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो लोग अव्वल दर्जे के थेथर टाइप इंसान हैं वो भी हो सकता है। अब हमारा काम तो सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि वो अगर शर्मा के छिप रहे हैं तो उनको छोड़ देना ठीक नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिसके कारण दिक्कत क्या हो रही है और कि कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ये सारी बातें ऑलरेडी 2-3 बार की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुआ है। अब उसमें समस्या रही कि लिखे कैसे, तब भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। और जो जेन्युइन समस्या है, अभी हम एकदम सिंपल सवाल से लेंगे, सिंपल सवाल से मुश्किल सवाल तक पहुंचेंगे। लेकिन लेवल उसका अभी लेवल 2 तक होगा, लेवल 4 तक जाना है। इसके बाद जो वीडियोस है ना, ये भी वीडियो और 2 और सेशन आपको ऐप पे फ्री में अवेलेबल है। ऐसा नहीं उसके लिए कोई पे करना है। हाउ टू राइट अ गुड आंसर, उसके लिए जो पे नहीं करना है, आप आराम से जाके देख लेंगे। ये पहला सेशन यहां भी देखेंगे और वहां भी देख पाओगे। अब 2 और सेशन होगा, वो सिर्फ ऐप पे अपलोड होगा, क्योंकि वहां सिस्टमैटिकली, यहाँ वीडियोस तो अलग अलग तरह के आते हैं ना, वहां एक तरह के वीडियोस एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, इसीलिए वहां पे उसको डाला जाएगा। अब सवाल है, अच्छा सारे सवाल बीपीएससी के ही हैं। आसान सवाल सबसे पहले लेते हैं। और लिखे कैसे? अब घर के अंदर बैठे हो, कहीं चेक नहीं करवा रहे हो, लग रहा है कि नहीं एग्जाम में ही लिखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। सवाल है पहला सवाल आता रहेगा, स्लाइड, सवाल का स्लाइड आपको मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ डील करेंगे। पहला सवाल है, what were the cause of revolt of 1857? What were the cause of revolt of 1857? What effect did it have on Bihar? हिंदी में यह है कि 1857 का कारण क्या था, बिहार में इसके प्रभाव क्या थे। एकदम बिगनिंग है ये, एकदम शुरुआत है। तो शुरुआत से कैसे अप्रोच करें, अभी इसको टुकड़े में आपको तोड़ना है। ये सवाल जो है वो कह रहा है कि पहला कारण क्या है और दूसरा इसका प्रभाव क्या है। लेकिन कारण ओवरऑल, कारण में ये नहीं कहा गया है कि बिहार का कारण, तो जो इसका कारण है वो बताना है। और प्रभाव में आपको क्या बताना है कि बिहार पर क्या इंपैक्ट पड़ा। अब सवाल है कि इसको लिखोगे कैसे, वही सवाल कि ठीक है आपने तोड़ दिया, इसको लिखेंगे कैसे। चूंकि आप खुद से कर रहे हैं तो ये हम मानेंगे कि आपको वहां पे कोई गाइड नहीं करने वाला है, तो फिर हम इसको लिखे कैसे। देखिए, मैं यहां पे मेरा मकसद है कि आप आंसर राइटिंग सीख जाएं। तो यहां पे आपका अप्रोच क्या होगा। कारण की अगर बात करें तो इसको आप सेपरेट तरीके से लिखिए। आपको पूरा आंसर अभी नहीं लिखना है, पूरा आंसर नहीं लिखना है, आप सिर्फ कारण लिखिए, ठीक है। अलग एक जितना लिखना है आप सिर्फ कारण लिखिए। आपको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन से, आपको 1857 का कारण लिखना है, बस उतना ही लिखना है। दूसरा पॉइंट, आपको उसका प्रभाव लिखना है। बस आपको यहां कारण लिखना है, आपको प्रभाव लिखना है। पहले सीरीज जिसके अंदर जो हम वो डील कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। आपको टुकड़े में लिखना शुरू करना है, आपको आंसर पूरा एक साथ नहीं लिखना है। आप कारण लिख लीजिए बड़े प्यार से, जितना लिखना है, जैसे लिखना है अच्छे से लिख लीजिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे आप 5 पेज में कारण तो लिखेंगे नहीं, तो जितना लिखना चाहिए उतना आप लिख लीजिए। फिर प्रभाव किस पर? सिर्फ बिहार पे ढूंढिए, खोजिए और इसको आप अलग से लिख लीजिए। अभी जोड़ना नहीं है, सिर्फ आप लिख लीजिए। दूसरा सवाल
आपके सामने है, क्या है? क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि, यानी क्या आप, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अदर हैंड? अब यहां सवाल थोड़ा सा दूसरा टाइप का है ना। अब देखो यहां पे लगेगा ना कि ये तो एकदम लंबा वाला फंसा। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस व्यू, यानी क्या आप इससे सहमत हैं, पहला। दूसरा सेक्शन, हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट बाय वन हैंड, और दूसरे हाथ से लिया है। सबसे पहले दिया क्या है, यानी जो फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, एक हाथ से आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो बता दीजिए ब्रीफ में, संक्षेप में। तो जो आपको फंडामेंटल राइट मिला है वो राइट आपको पहले बताना है। तो संविधान ने कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए हैं, अब उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना, सबको लिख के शॉर्ट में उसको डील करना है। तो आप उसको अलग लिखिए, आपको मतलब नहीं है। दूसरा जब आपको जो जो चीज मिल गया है ये आपने लिख लिया। अब दूसरा सेक्शन क्या है, किंतु दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। अब यहां दिमाग फंसेगा कि यार क्या वापस ले लिया और कैसे ले लिया। अब फंडामेंटल राइट पर जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसके अंदर आर्टिकल 19 का 2 से स्टार्ट हो या आर्टिकल 358 हो, 359 हो, टाइप की जो चीजें हैं है ना, तो वो आर्टिकल 33 हो, 34 हो, ऐसे करके। तो ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी फंडामेंटल राइट पे जितने भी तरह के वो रिस्ट्रिक्शन जो दिए हुए फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है उसको आप अलग लिख लीजिए। एक तरफ क्या लिखा, जो दिया गया, दूसरी तरफ आपने अलग क्या लिखा, जो आपसे छीना गया या आपके फंडामेंटल दिए गए राइट्स को जिसने कम किया। हो गया, दोनों को आपको अलग अलग लिखना है, आपको एक साथ मर्ज नहीं करना। अभी आप बस लिखिए उसको अलग से, तो ये समझ में आएगा, आप तोड़ना सीख जाएंगे। इसी में एक और चीज छूट रहा है अभी, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि इतना जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया वो इससे छीन लिया गया है? अब यहां पे तीसरे लाइन में, अभी क्योंकि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, अब तीसरे लाइन में आप एक चीज कर सकते हैं कि क्या इस जो छीनने का आधार है वो क्या है। क्या शौक से छीना गया है, मजबूरी में छीना गया है, या ये छीनना जरूरी था? तो आप यहां पे लिखिए एक चीज कि किस आधार पर, ठीक है, मतलब, या आप ऐसे लिख सकते हैं क्यों छीना गया है, क्यों जरूरी है, उसको आप लिख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो क्या दिया गया है, क्या छीना गया है, और किस आधार पर इसको हमसे वापस लिया गया है, वो आधार क्या है। क्या आपकी नजर में वो आधार ठीक है, खराब है, वो सब छोड़िए, आधार पहले निकालिए तो बाहर। देखो कैसे आंसर अपने आप फॉर्म होने लगेगा। तो ये सवाल फंसा रहा है ना, नहीं फंसाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, तीसरे सवाल में, तीसरा सवाल क्या कहता है, पहले इसको हटाते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीति की चर्चा करें। अब यहां पे ये सवाल क्या कहता है, जो कांग्रेस है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबल कारण है उस कारण को ढूंढ कर आपको यहां लिख देना है। यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की, बस इतना ही समझिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल कारक है, वो फैक्टर को आपको यहां पे लिखना है कि कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों की गई थी। ये हो गया। दूसरा, कांग्रेस का जो अर्ली फेज था वो 1905 तक, वो तो राष्ट्रवादियों का अर्ली फेज की बात की जा रही है, तो वो उदारवादियों का, लिबरल का फेज था।
तो लिबरलिज्म उस समय हावी थी, तो उस समय ब्रिटिश उनके साथ किस तरह से ट्रीट करते थे और साथ में वो भी किस तरह से अपनी बातों को मांगते थे, उस मांगने के आधार पे ब्रिटिश सरकार का उनके प्रति जो रवैया था, वो ये रवैया सकारात्मक भी था और ये रवैया नकारात्मक भी था। इस रवैये को आपको लिख देना है कि उन नेताओं के प्रति ब्रिटिश सरकार क्या करता है, बस ये लिखना है। ये 67th का सवाल है। जैसे कैसे डफरिन ने स्टार्टिंग में कॉपरेट किया, उसको लगा कांग्रेस हमारे फेवर में है, बाद में वो सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व के नाम पे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया था ना। तो ऐसे करके आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते कैसे ये लोग बार बार डेलीगेशन भेजते थे, बार बार लेटर्स लिखते थे और ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते थे। कभी कभी बीच में छोटी मोटी सुधार कर दिए जिससे ये लोग खुश रहते थे। तो ऐसे करके जो भी इनका अप्रोच था उस अप्रोच को लिखना है और कांग्रेस वाली जो बात थी वो यहां पे लिख देनी थी, कांग्रेस की स्थापना। दोनों को अलग अलग आपको तोड़ के करना है। अब अगला सवाल जो आपके सामने है वो है, बिहार इज ए फ्लड प्रोन स्टेट, यानी बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर? गिव योर एक्सप्लेनेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहां कहा गया है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। अब देखिए, पहला, बिहार इज ए फ्लड प्रोन स्टेट। अब फ्लड की बात यहां पे की गई है, तो आपका पहला वर्ड क्या निकला? बाढ़। बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो आप बताएंगे यहां पे कि बिहार कैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कितना एरिया बिहार का बाढ़ में जाता है और कितने डिस्ट्रिक्ट और ये सब हर साल यहाँ पे किस नदियों के कारण बाढ़ आता है। एक ब्रीफ में आप बाढ़ वाला बिहार के अंदर बाढ़ की कहानी क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे एकदम ब्रीफ में। एक अलग टुकड़ा बिहार में बाढ़, अलग तरीके से अलग लिख लीजिए आप, अपना लिखना है तो। अब क्या पूछा गया है? आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी मॉडर्न तकनीक बाढ़ को नियंत्रित करके और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसी मदद कर रही है। यहां पे फिर फंसेगा। अभी देखिए, मॉडर्न तकनीक की बात की गई, आधुनिक तकनीक की बात की गई है, मॉडर्न टेक की बात की गई है। मॉडर्न टेक से यहां पे दो चीज निकला, एक तो बाढ़ को ये कैसे कंट्रोल करेगा और ये इसी तरह की और जो नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, तो वो उस तरह के नेचुरल डिजास्टर यही है ना, इसी तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकता है, कंट्रोल फ्लड एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। ठीक है, इसी तरह का और जो कुछ आपदा है बिहार के अंदर, उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे काम कर सकता है, नदी जोड़ो कैसे किया जाता है या बाढ़ के लिए कैसे निगरानी तंत्र की स्थापना की जा सकती है, अलार्मिंग पहले अलार्म सिचुएशन तैयार हो जाए ऐसा कैसे किया जा सकता है, वो सैटेलाइट का यूज कैसे करेंगे, ऐसे करके कई सारी चीजें जब हम बाढ़ के लिए यूज करेंगे। उसी तरह से और भी जो आपदा आ रहा है बिहार में, क्योंकि सवाल बिहार का है, तो बिहार वाला जो आपदा आ रहा है उसमें इस मॉडर्न टेक का यूज कैसे करेंगे, इसको आप अलग से लिख लीजिए। हो गया, लिख लोगे अलग से ना। इसके बाद और उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए, यानी एग्जाम्पल आपको देना है। अब यहां पे क्या कहा गया है, ये एग्जाम्पल आपका इसके साथ ही जुड़ेगा, या आप इस एग्जाम्पल को अलग तरीके से कैसे लिखेंगे अगर आप चाहते हैं तो। आपने ये लिख दिया, अब इसको आप क्या करो, इसको आप जस्टिफाई कीजिए कि हाँ मॉडर्न तकनीक से बाढ़ को रोका जा सकता है और इसको रोकने के लिए फलाने स्टेट ने, हमारे स्टेट ने ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसे करके आप जो प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही है, नेचुरल डिजास्टर, उसके लिए इस पर्टिकुलर देश के इस भाग में या दुनिया के इस भाग में मॉडर्न टेक का यूज किया गया और सक्सेसफुल रहा है। स्प्रिंकल इरिगेशन ऐसे टाइप के जैसे तकनीक का यूज किया गया है ना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया और इस चीज को जो आपने लिखा है वो यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। तीनों का टुकड़ा अलग था, बाद में ये जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और आगे अब एक और है इंटरनेशनल रिलेशन से, ताकि इसको समझिए कि आप कैसे अप्रोच करेंगे। एक इंटरनेशनल रिलेशन से उठाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से जो सवाल है वो ये है
कि व्हाट इज द रूट काउज ऑफ वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इंपैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ रेफरेंस टू इंडिया। यानी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या था, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। क्या पूछ रहा है, रूट काउज यानी जो युद्ध हुआ, जो वॉर हुआ, उस वॉर का मेन कारण क्या था, रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ उसका मेन कारण क्या था, लिख दीजिए अलग से। अब आपको इसका इंपैक्ट दिखाना है, प्रभाव क्या हुआ, किस पे, भारत पर तो दिखाना ही है और वर्ल्ड के अदर कंट्री पे, ओवरऑल दुनिया में क्या हुआ इसको आप एवरेज में दिखा देंगे और भारत को आप स्पेशली दिखा देंगे कि रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ डील करने में इसको कितनी दिक्कत हो रही है, किसका स्टैंड क्या है, या इंपैक्ट होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या असर पड़ा, महंगाई पे क्या असर पड़ा। तो उन सब का वर्ल्ड के लेवल पे इंपैक्ट क्या पड़ा और भारत के लेवल पे इंपैक्ट क्या पड़ा, सेक्शन में यही पूछा गया है। दोनों को अलग अलग टुकड़े में तैयार कीजिए। इस तरह के सवाल आए तो पहले टुकड़े में आप इस तरह से इसको लिखेंगे। एक और लास्ट सवाल ले रहे हैं। लास्ट सवाल ये है, वो भी सवाल इसलिए लिया गया है कि उसका पूछने का तरीका अलग है। सवाल बहुत छोटा है, पूछने का तरीका अलग है। राइट एन एसे, जीएस का सवाल है, एसे लिखवाया जा रहा है आपसे। राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। पूछा गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखिए। ऐसे लिखना है, क्या यह अनायास होने वाला आंदोलन था, 67 का सवाल है ना। अब देखो 1942 पे आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो इसके शुरुआत होने के कारण ये फैला कैसे, ठीक है, इसको नेतृत्व किसने दिया, समाप्त कैसे हुआ, फलाना टाइप की बातें आप लिख सकते हैं। यानी यहां पे एस्से पूछा है, एस्से का मतलब आपको खोल दिया गया है, आप इसके प्रभाव को भी बता सकते हैं, ये सारी चीजें। अब इसको क्या एस्से है तो एस्से की तरह बताएंगे, नहीं, इसको अकॉर्डिंग टू फैक्ट एग्जांपल के साथ एकदम शॉर्ट में खींचते हुए चले जाएंगे, एकदम पॉइंट फॉर्म में आप खींचते चले जाएंगे, क्योंकि एस्से का मतलब होता है सारे दायरे को खोल देना। वो सारे एस्पेक्ट को आप यहां पे लिखेंगे 1942 के, लेकिन एकदम ब्रीफ में लिखना है, एकदम ब्रीफ में लिखना है। और इसका दूसरा पूछा गया है कि क्या ये कहते हैं ना स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, क्या ये रियली में स्पॉन्टेनियस था, अचानक होने वाला आंदोलन था, या अनायास ही होने वाला आंदोलन था। तो अनायास होने वाला आंदोलन था या नहीं था, आप इसको पूरा का पूरा एक सवाल मानिए, आप इसको पूरा का पूरा एक सवाल मानिए कि ये 1857 का आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था या नहीं था या नहीं था, उसको यहां पे आप लिख दीजिए, था या नहीं था उसको आप यहां पे डील कर दीजिए, और दोनों का पार्ट अलग अलग हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने वाली चीजें नेक्स्ट सेशन में होंगी। ऐप पे चले जाइएगा, ऐप पे आपको वीडियो मिल जाएगा, कल आ जाएगा कनेक्ट करने वाला। और इसके ऊपर के लेवल के सवाल पे भी डिस्कस करने वाले हैं। कल डिस्कशन थोड़ी सी और हैवी होगी। अभी हमने क्या बुक किया, अभी हमने आपके सामने एक सवाल रखा, उस सवाल के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन की बात नहीं हुई है ना, कोई कंक्लूजन की बात नहीं हुई है, कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी बात नहीं हुई है, सिर्फ क्या बात हुई है, उस सवाल को तोड़ेंगे कैसे। और सवाल आसान था, अभी कुछ एक दो सवाल मुश्किल थे, अदरवाइज सवाल आसान थे। उसमें से आपको बताया कि अगर आपको नहीं आता कुछ भी, तो जो सवाल पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग लिखिए, अलग अलग लिखिए। अब ये अलग अलग लिखने के लिए क्यों कहा गया है, ये हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना घाल मेल कर दे लो, पूछ कुछ रहा है जवाब कुछ और जा रहा है। पहले ही क्वेश्चन से इसीलिए उस पर अटैक किया गया है। जो आपका पहला क्वेश्चन था 1857 के आंदोलन के कारण क्या थे और बिहार पे क्या इंपैक्ट पड़ा, एक्चुअली जब ये सवाल पूछा गया था तो कारण तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, इंपैक्ट की बारी आई तो बिहार को छोड़कर बाकी सब लिख दिया, कहीं कहीं बिहार का वर्ड। तो
जबकि लिखना वही था, ऐसा नहीं था, लेकिन लिखने का तरीका अलग होना चाहिए था। अभी जो आपको मैंने बताया, आप जैसे ही इस पे प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सवाल पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इवन जो सवाल ऑलरेडी दिया गया है उसी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो अभी स्लाइड फॉर्म में आपके सामने गया है, तो बेहतर है उसी पे कर लो ना। और उसके बाद देखिए कि अंतर हो रहा है। ऐसा करते हैं कि कल एक गैप लेते हैं, परसों आपको करते हैं, क्योंकि कल तक में आप थोड़ा सा इसको तैयार कर लोगे तो परसों हम लोग वहां पे इसको कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन से थोड़ा फायदा जरूर होगा, और 1 या 2 और सेशन लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लिखना, कल कनेक्ट करना सिखाएंगे, परसों वाले में कनेक्ट करना सिखाएंगे, और जो नेक्स्ट लेवल का सवाल है वो कैसे तोड़ते हैं। जो तोड़ना तो आपने आधा सीख लिया, आधा और सीखिएगा। उसके बाद जैसे ही कनेक्ट करना सीख लेंगे, आंसर आपका पूरा होता है। और उसके बाद लास्ट होगा, वो होगा कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए आंसर में, जो जो आपको छोड़ के चलना है, वो भी नहीं पता होता है अक्सर, हाँ, तो वो भी चीजें आपको बताएंगे, ताकि आंसर राइटिंग आप लोग चोरी छुपे भी कर लो तो भी आपके काम आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।